नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझने वाले हैं, और वो भी सीधे इन हाथ से लिखे नोट्स के जरिए। ये नोट्स एक कहानी कहते हैं, और हम सब मिलकर आज उस कहानी को सुनेंगे। तो ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, ये तो उस दौर की धड़कनें हैं। इनमें छिपी है आजादी की लड़ाई की कहानी, एक नए देश के जन्म की कहानी। तो चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और सीधा चलते हैं उस दौर में जब भारत अपनी तकदीर खुद लिख रहा था। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में। देखिए, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की सबसे बड़ी आवाज थी। पर एक सवाल था जिस पे सब अटके हुए थे कि इस आवाज को बुलंद कैसे किया जाए। और इसी सवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच, दो गुट आमने सामने थे। एक तरफ थे नरम दल वाले, उनका मानना था कि भाई बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, याचिकाओं के जरिए, अर्जियां देकर, कानूनी सुधारों के रास्ते। तो वहीं दूसरी तरफ था गरम दल। इनका साफ कहना था कि अब अर्जियों का जमाना गया, आजादी हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे, अपने दम पर, मुखर होकर। और इन दोनों ही सोच के पीछे उस जमाने के बड़े बड़े नेता थे। जैसे नरम दल की कमान संभाल रखी थी दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे तजुर्बेकार नेताओं ने, और गरम दल का झंडा वो बुलंद कर रही थी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की मशहूर तिकड़ी। पूरा देश उन्हें लाल बाल पाल के नाम से जानता था। तो कांग्रेस के अंदर ये नरम दल गरम दल वाली बहस चल ही रही थी कि तभी भारत की राजनीति के मंच पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने आकर आजादी की लड़ाई का पूरा तौर तरीका, पूरा व्याकरण ही बदल कर रख दिया। और उनका हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ये कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, नहीं, ये तो नैतिक बल का, सच की ताकत का हथियार था। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था, अन्याय का सामना करो, डटकर करो, पर बिना हिंसा के। ये सिर्फ लड़ने का एक तरीका नहीं था, बल्कि जीने का एक पूरा फलसफा था, एक दर्शन था। तो गांधी जी ने आते ही अपने इस नए हथियार सत्याग्रह को भारत की जमीन पर आजमाना शुरू किया, और उन्होंने एक के बाद एक 3 जगहों पर इसका इस्तेमाल किया। और नतीजे ऐसे आए कि सब हैरान रह गए। सबसे पहला प्रयोग हुआ साल 1917 में बिहार के चंपारण में, जैसा कि ये नोट्स भी हमें बता रहे हैं। तो सवाल ये है, और इन नोट्स में भी ये सवाल उठाया गया है, कि चंपारण में आखिर प्रॉब्लम क्या थी, मसला क्या था? जवाब था नील की खेती। हो ये रहा था कि अंग्रेज बागान मालिक वहां के किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन पर नील उगवाते थे, और शर्तें इतनी खराब थीं कि किसानों का जीना मुश्किल हो गया था। तब गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसानों को एक साथ लाए और उन्हें उनका हक दिलवाया। और यही थी भारत में सत्याग्रह की पहली बहुत बड़ी जीत। अच्छा, चंपारण में किसानों को जीत दिलाने के बाद गांधी जी ने ये भी दिखाया कि सत्याग्रह सिर्फ गांव और खेतों तक ही सीमित नहीं है। अगला पड़ाव था एक शहर, अहमदाबाद, और इस बार मुद्दा जुड़ा था फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से। वहां कपड़ा मिल के मजदूर अपनी पगार को लेकर मालिकों के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। गांधी जी उनके साथ खड़े हुए, और यहां उन्होंने सत्याग्रह का एक और रूप दुनिया के सामने रखा, भूख हड़ताल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, और इसका असर भी हुआ। मिल मालिकों को आखिरकार झुकना ही पड़ा। और ये सिलसिला रुका नहीं। उसी साल 1918 में अहमदाबाद के ठीक बाद सत्याग्रह को एक और कामयाबी मिली। इस बार जगह थी गुजरात का खेड़ा जिला, और मुद्दा एक बार फिर किसानों का था। देखिए, खेड़ा में फसलें बर्बाद हो चुकी थी, अकाल जैसे हालात बन गए थे। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल रही थी। ये तो सरासर अन्याय था। फिर से गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ, और इस आंदोलन ने हुकूमत को अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किसानों को राहत मिली। तो सोचिए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, एक के बाद एक 3 बड़ी सफलताएं। इन जीतों ने ये तो साबित कर दिया था कि सत्याग्रह एक कारगर हथियार है। तो अब वक्त आ गया था कि इन छोटी छोटी जीतों को एक बड़े, पूरे देश के आंदोलन में बदला जाए। मतलब अब लड़ाई सिर्फ एक जिले या शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की होने वाली थी। और वो तारीख थी 1 अगस्त 1920। इसी दिन गांधी जी ने एक बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था। लॉजिक ये था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत में हम भारतीयों के सहयोग से ही तो चल रहे हैं।
अगर हम भारतीय ही उनका सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरी हुकूमत अपने आप ढह जाएगी। और लक्ष्य था स्वराज, यानी अपना राज। और ये आंदोलन सच में एक लहर की तरह पूरे देश में फैल गया। स्टूडेंट्स, वकील, किसान, मजदूर, हर कोई इसमें शामिल हो गया। माहौल ऐसा बन गया था कि लगने लगा कि बस अब आज़ादी की मंजिल दूर नहीं है। पर तभी एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इस पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इन नोट्स में भी है, कि भाई जब आंदोलन अपने पीक पर था, जब लोगों का जोश आसमान पर था, तो फिर गांधी जी ने अचानक इसे वापस लेने का फैसला क्यों कर लिया? ऐसा क्या हो गया था? इसका जवाब हमें इन नोट्स में मिलता है। ये हमें एक तारीख और एक जगह पर ले जाते हैं। 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। हुआ ये कि चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। अब जैसे ही ये खबर गांधी जी तक पहुंची, वो एकदम स्तब्ध रह गए। उनके लिए तो आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से ही होकर जा सकता था। अगर आंदोलन हिंसक हो रहा है तो ऐसी आज़ादी उन्हें मंजूर नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने बिना एक पल सोचे इतने बड़े देशव्यापी आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब जाहिर है गांधी जी के इस फैसले से बहुत लोग खुश नहीं थे। कई बड़े नेता भी इससे सहमत नहीं थे। कांग्रेस के अंदर एक जोरदार बहस छिड़ गई कि अब क्या, आगे का रास्ता क्या होगा? क्या सब कुछ रोक दें या कोई नया तरीका आजमाया जाए? और इसी सोच विचार, इसी मंथन से एक नई रणनीति ने जन्म लिया। और इस नई रणनीति का नाम था स्वराज पार्टी। इसे 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर बनाया। और इनकी सोच, इनका तरीका एकदम अलग था। इनका कहना था कि अब हम सरकार का बाहर से बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव लड़कर सरकार के अंदर जाएंगे और सिस्टम को अंदर से चुनौती देंगे, उसे ठप करेंगे। ये रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो यहाँ आकर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। असहयोग की रणनीति को छोड़कर अब परिषदों में, यानी काउंसिल्स में घुसने की रणनीति। सवाल ये था कि जिस अंग्रेजी हुकूमत को सड़क पर उतरकर चुनौती दी गई, क्या उसे अब सरकार के अंदर घुसकर चुनौती दी जा सकती थी? क्या ये नया रास्ता आज़ादी की मंजिल तक पहुंचा पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अगले अध्याय में।